तो टॉपिक्स क्या कहता है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। इसका जवाब हम देंगे कुछ सवालों के बाद, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली जवाब नहीं लिखे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, कुछ समझाएंगे और उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे क्या वाकई में ये टॉपिक्स हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब इसका आंसर उसके बाद मिलेगा। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो पहले तुम लोग अपना मन से बताओ क्या ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। कोई भी पदार्थ है तो वो अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो कैसे कैसे बदल सकता है। हाँ, मतलब कि पानी वाला एग्जाम्पल्स है। ठीक, और एक दो एग्जाम्पल्स मिलेगा, ठीक है ना। तो उन्हीं सब चीजों को समझ करके इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ सर, इसका आंसर में फिर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो एग्जैक्टली सर सही है, बदल सकता है, ठीक है ना, बदल सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बदल सकता है, आंसर लिखेंगे हाँ, ठीक है ना, हाँ बदल सकता है। इसका आंसर मेरे पास में यही होगा। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो हाँ बदल सकता है। तो कैसे बदल सकता है, जरा एक आध गो रीजन दीजिए, कारण दीजिए। तो हम एग्जाम्पल्स पानी को ले सकते हैं, ठीक है ना, जल को। जल पदार्थ के तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। द्रव जो हम लोग पीते हैं और बर्फ हम लोग जानते हैं खाते भी हैं, वो पानी को जमा करके बनाया जाता है। और फिर यही चीज भाप बन के उड़ने लगता है जब खाना बनाते हैं, तो देखा होगा अध्ययन वगैरह होता है। तो जब उड़ने लगता है तो वो एक तरह के गैस के रूप में हो गया, यानी कि जलवाष्प हो गया। यानी कि बादल बनने के लिए उड़ना बाहर चालू हो गया, वो ऊपर जाएगा और फिर से बादल बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये पानी के एग्जाम्पल से हमको पता चल रहा है कि हाँ वाकई में कोई भी पदार्थ की अवस्था को, हालांकि कुछ ऐसी चीज होता है जो कि रियलिटी में सभी नहीं बदल सकता है, लेकिन कुछ ही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला था, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो बदल तो सकता है, लेकिन क्या सभी बदल सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सब बदल ही सकता है, कुछ चीजें बदल भी सकता है, कुछ चीजें नहीं भी बदल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर दुनिया के बात समझा जाए तो दुनिया में हर एक चीज बदलने योग्य होता है, लेकिन बदल के फिर वही वापस आएगा ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो दुनिया में हर एक चीज बदलते ही रहता है, टाइम के अनुसार सब बदलता है, दुनिया के हर एक वस्तु बदल जाता है, लेकिन एग्जैक्टली फिर वही वस्तु वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें हम लोग बदल करके और फिर वही भी ला सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये जल वाला हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे में ठोस, जैसे कि बर्फ में बदल जाता है, फिर द्रव है तो फिर जल में बदल सकते हैं उसको, और गैस में जलवाष्प हम लोग जानते हैं। मतलब कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये चेंजेस कर सकते हैं। और फिर से वही भाई जलवाष्प हुआ और फिर से वही चीजें पानी गिरेगा और फिर से उसको हम ठोस कर सकते हैं। जस्ट ये प्रक्रिया चलते रहता है। इसके लिए एग्जाम्पल से एक और ले सकते हैं, कपूर के नाम तो सुने होंगे ना। कपूर को जलाते हैं तो वो भी चीजें भाई जल के उड़ जाता है। अगर हम बाई चांस ऐसे किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करें, सपोज दैट कि हम यहाँ पे कपूर को जला दिए बर्तन में और ऊपर में कुछ इस तरीके से रखेंगे और बाहर में खाली छोड़ दिया हवा निकलने के लिए उसका धुआं, और यहाँ पर जला के छोड़ दिया, जो ऊपर निकलेगा ना वहां पर हम रुआ वगैरह या कुछ रख देंगे तो उसमें कपूर जमा हो जाएगा, ठीक है ना। नमक में भी यही एक्सपेरिमेंट होता है। कोई लोग बोलते हैं कि नमक को क्या पानी से निकाल सकते हैं, तो निकलता है, भाप में नमकीन भाप निकलेगा, उसको भी इसी तरीके से भाप को निकलने देते हैं, ऊपर में रुआ रख देंगे, रुआ में सारा नमक स्टोर हो जाता है। मतलब ये काम करता है। मतलब हर एक वस्तु जो है वो अपना अवस्था को बदल सकता है, लेकिन कुछ ही वस्तु है जो कि बदल के फिर वापस आ भी सकता है, ठीक है ना। ये चीज को याद रखेगा। हमारा टॉपिक्स में ये चीज को हमें समझाना था। लेकिन इसका जो अवस्था बदलने का है वो कौन कौन से तरीके से बदल सकता है। कोई तापमान से बदल सकता है, कोई नॉर्मली बदल सकता है, मतलब तापमान को ऊपर नीचे करेंगे तब उसका स्थिति को बदल सकते हैं। किसी में हम जबरदस्ती दाब लगाएंगे तब उसका स्थिति बदल सकते हैं। जैसे कि बल वाला चैप्टर में याद करो, किसी की आकृति को बदल सकते हैं ताकत लगा करके, जैसे वही चीज यहाँ भी बदल सकते हैं। तो अलग अलग उसका प्रभाव है, किसी को दाब लगा के बदल देंगे, किसी में आग लगा के बदल सकते हैं उसको, आकृति स्टाइल्स को। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि इसमें अभी हम एक ही ऊपर लेक्चर करेंगे, और इसमें भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी बहुत सारा पॉइंट्स बचा हुआ रहेगा इसमें, और फिर उसके बाद में दाब के बारे में बात चलेगा, ठीक है ना। जहां तक कि हमको पता है इस क्लास में यहीं तक होगा, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हाँ, मतलब कि एक तापमान के कारण और एक दाब की वजह से। तो दाब वाला के लिए हम लोग अगला टॉपिक्स में बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ यह समझते हैं
कि तापमान, तापमान मतलब क्या, गर्मी, मतलब कि आग जला करके, गर्मी यानी कि आग वगैरह लगा करके तापमान बदल करके क्या उसको परिवर्तन कर सकते हैं, तो गर्मी की वजह से। तो जैसे कि तो पानी तो एग्जाम्पल्स में बन ही गया है, पानी गर्म कर देंगे भाप बन जाएगा भाई रे, उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे बर्फ बन जाएगा, नॉर्मल रहेंगे तो द्रव रहेगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर वही 3-4 गो पॉइंट्स कुछ लिख दिए, ध्यान से समझना। ठोस के तापमान बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कोई भी वस्तु अगर ठोस रहता है तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी गर्म भी होने लगता है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। गतिज ऊर्जा मतलब गति के तो हम लोग जानते हैं, इसके बारे में 9 का फिजिक्स में ही पढ़ाएंगे, इसके बारे में गतिज ऊर्जा इस सब के बारे में। मतलब कि कोई भी गतिज ऊर्जा होता है ठोस में तो इधर उधर भटकना चालू हो जाएगा, और जिसकी वजह से ऊर्जा में वृद्धि होने लगता है और काफी तेजी से कंपन करता है। जैसे सपोज कि हम लोग गर्म करते हैं, अधन देते हैं तो हनहनाए लगता है अधन में, फिर पूरा बूंदा बूंदा पानी निकलना चालू हो जाता है, फिर भाप बन के उड़ना चालू हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड में वो गति करने लगता है। जब हम उसमें ऊर्जा देते हैं तो भागना चालू कर देता है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेता है। मतलब उन लोग के पास में जो आकर्षण बल है कि एक दूसरे को खींच के पकड़ के रख रहा है, जब हम लोग गर्मी देते हैं उसमें औकात से ज्यादा गर्म हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होने लगा पानी, भाप बनने लगा, तो वो इस सब नियम को तोड़ देता है, और तोड़ देता है तो बाहर उड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति आगे कब बढ़ता है, जब वो नियम तोड़ता है। जस्ट यही चीज यहाँ भी हो रहा है, जब तक तुम नियम नहीं तोड़ोगे वो आदमी से आगे नहीं जा पाओगे। तो जस्ट यहाँ भी वही चीज है, जैसे ही रूल्स को ये तोड़ देता है तो उसके बाद ये वहां आकर्षण बल को पार कर लेता है, जो भी उसको पकड़ करके रखा हुआ था ऑटोमेटिक उसको छोड़ देता है, स्वतंत्र रूप में हो जाता है, वाष्प उड़ जाता है। जस्ट इन सब चीजों के बाद में हम लोग को ये चीज समझना है गलनांक को। गलनांक मतलब क्या, देखो शब्द में ही बात छुपा होगा। गलनांक मतलब गल जाना, ठीक है ना, गलनांक मतलब गलना, कोई भी वस्तु को गलना। तो यहाँ पर 2 डिफिनेशन देती है। एक ऐसी अवस्था जब ठोस पिघल कर द्रव में बदलता है, तो गलनांक किसे बोलते हैं, जब ठोस यानी कि जो बर्फ है उसको धूप में रख दिया तो सब पानी बन के टप टप गिर जाता है, खत्म हो जाता है, बर्फ खत्म हो जाता है, तो द्रव में परिवर्तन हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं गलनांक। या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है तो उसको भी गलनांक बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों स्थिति में कैसे बोलिए, बात तो वही है ना कि ठोस पिघलना, मेन मुद्दा तो यही है ना कि ठोस को पिघलना पड़ेगा। तो जस्ट दोनों जगह वही है, ठोस पिघल कर कहाँ बदल रहा है, द्रव में बदलना, द्रव में, बस यही चीज को याद रखना है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को सामर्थ्य को दर्शाता है। कोई भी ठोस वस्तु है वो गलेगा तो वो क्या चीज को दिखा रहा है, उसका कण के बीच के आकर्षण बल को दिखा रहा है। कि ठोस गल रहा है तो उसका आकर्षण बल जो था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मतलब कि पिघल रहा है तो साइड हो रहा है ना। ठोस में क्या था, एक दूसरे को पकड़ ले था और पिघलने लगा तो सब साइड होने लगा है, तो उसके हिसाब से उसका ताकत को दर्शा रहा है कि क्या था इसमें ताकत। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, इसको ठीक है ना केल्विन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी और आगे लिखाएंगे, केल्विन सच ऐसे लिखाते हैं केल्विन, केल्विन इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ जो 273.16 है ना, इसको शॉर्टकट में लोग 273 केल्विन ही बोलता है, ठीक है ना। बोलने के लिए क्योंकि 0.16 जो है बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, तो 273 ही नॉर्मली सभी लोग बोलता है, ठीक है। और 273 मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस कहीं लिखे होंगे, कहीं पे लिखे क्या, यहाँ पे लिखे हैं 0 डिग्री मतलब कि 273 केल्विन, मतलब कि हम लोग का पानी जो नॉर्मली है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो 273 केल्विन ही है। और अगर हमको गर्म करना है और पूरा हीट होकर के भाप बनेगा तो हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ तो 273 में जोड़ देना पड़ेगा, तो 373 मेरा हो जाएगा, 373 केल्विन फिर हो जाएगा। जस्ट इस तरीके से ये वर्क करता है, इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में मिलेगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, केल्विन को सेल्सियस में बदले, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कभी एग्जाम में भी ये मिलता है, ठीक है। इसको आगे हम समझा देंगे। संगलन क्या होता है, देखो गलनांक और संगलन दोनों मतलब कि एक ही जैसा है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदलना, मतलब कि गलनांक
और संगलन दोनों एक ही चीज है। गलनांक मतलब ही गल रहा है, संगलन मतलब ही गल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये भी ठोस से गल रहा है, ये भी ठोस, मतलब कि दोनों में से एक ही चीज है, दोनों में से कोई भी याद रखेगा, लेकिन नाम मिसमैच ना हो इसलिए हम दोनों नाम लिख दिए हैं। एक होता है गुप्त उष्मा और इसका प्रसुप्त उष्मा, यहाँ पर भी एक दोनों एक ही चीज है, गुप्त उष्मा और प्रसुप्त उष्मा दोनों एक ही चीज है। इसको भी समझाते हैं थोड़ा सा। हम लोग कभी ऐसे भी सोचते हैं कि अभी तक पानी चढ़ा दिए, गर्म अभी तक हुआ ही नहीं, ऐसे सोचते हैं ना, पानी चढ़ाए गर्म हो जाना चाहिए अब तक, लेकिन नहीं हुआ तो पानी क्यों नहीं गर्म हो रहा है? एक्चुअली में पानी अंदर अंदर गर्म होते रहता है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है जब तक कि 10-15 मिनट के बाद हम लोग ना जाके देखें। तो वहीं पर ये होता है गुप्त उष्मा, मतलब ने कि पानी उस चीज को अपने अंदर में नुकाते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है, और जब औकात से ज्यादा हो जाता है तो फिर पानी गर्म समझ में आने लगता है। अगर कोई भी बर्फ है, बर्फ का एक टुकड़ा, और उसको हम डाल देते हैं, या तो फिर इसके लिए तुम ले सकते हो ये डालडा, ही सब डालडा जो पूड़ी उड़ी बनाते हैं, अभी तो जम जाता होगा ना रिफाइंड तेल, जब उसको डालते हैं कढ़ाई में तो हाल ही उसमें घोरा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं घोराता है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने अंदर सारा गर्मी को सोखते रहता है, और जब औकात से बाहर हो जाता है, नहीं सोख पाता है, तो फिर वो पिघल जाता है। तो जस्ट यही चीज है कि गुप्त उष्मा क्या है सर, तो जिस पदार्थ में, कोई पदार्थ में क्या होता है कि एनर्जी सोखने का क्षमता हो जाता है, यानी कि इतना ठोस होता है और इतना ज्यादा उसके अंदर में आकर्षण बल हो जाता है कि जल्दी टूटता नहीं है। तो तोड़ने के लिए पहले ये काम करता है कि उसको तोड़ो पहले। कोई आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसका बहुत मनी टीम है, तो हम उससे जीतेंगे कैसे? पहले हमको उसको टीम को हराना पड़ेगा, या उसके प्रति उसको विरोध कर दो और ये बेचारा अकेले बच जाएगा, तब इसको हराना आसान है। ठीक उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है कि कोई भी चीज जो है वो हाली हाली गर्म नहीं हो रहा है, तो पहले वो क्या कर रहा है, अंदर को अपना एनर्जी को सोख रहा है, जितना उसके पास ताकत है, जितना उसका पकड़ बनाया हुआ है, और जैसा ही पकड़ टूटता है वो तुरंत पिघल जाता है, मतलब बिखर जाता है, और पगला हुआ हम लोग को समझ में आने लगता है। तो ये गुप्त उष्मा क्या है, तो एक पदार्थ के अंदर में छुपा हुआ उष्मा छुपाने का ताकत होता है, वही चीज है। और ये भी वही है, प्रसुप्त उष्मा, दोनों का एक ही चीज है, बस यहाँ पर सेम डिफिनेशन था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का कोशिश किए हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। वह ऊर्जा जो किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक होती है, मतलब एक ऊर्जा होता है जो कि उसका स्थिति को बदलने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया में पदार्थ के तापमान में कोई बदलाव नहीं आता है। ये हम लोग देखते हैं घर में पानी उनी डालते हैं या डालडा डालते हैं तो तुरंत जल्दी से गर्म नहीं होता है, तो फिर जो फालतू में आग जरा से कहाँ गई फिर आग, उस डालडा या तेल वगैरह जो होता है, पानी बर्फ उसके अंदर में जाकर वो नुका गया है, और जैसा ही औकात से बाहर होगा फिर टूट जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, आता और गुप्त उष्मा कहलाता है, यही ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं आता, और उसी को हम लोग बोलते हैं गुप्त उष्मा, क्योंकि उसी के अंदर में उष्मा नुका रहा है धीरे धीरे करके, और जब औकात होगा तो फिर वो ऑटोमेटिक गर्म होने चालू हो जाएगा। यहाँ पर भी यही चीज लिखा, यह ऊर्जा पदार्थ के अणुओं के बीच के बंधन को तोड़ने या बदलने बनाने में खर्च होती है, यानी कि यही चीज जो अभी बार बार बता रहे हैं कि उसको रिश्ता को तोड़ देना है, जो भी अपने आप में आकर्षण बल बनाया हुआ उसको तोड़ दो, उसका बंधन तोड़ दो, और जैसा ही टूटेगा वो बिखर जाएगा और फिर पिघल जाएगा तुरंत भर में, ठीक है ना। तो जस्ट यही चीज को हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं, ठीक है ना, बंधन को तोड़ने का काम करता है गुप्त उष्मा, क्या करता है, बंधन तोड़ता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बंधन को तोड़ने का काम निम्न में से कौन करता है, या आकर्षण बंधन को तोड़ने का काम कौन करता है, तो उस गुप्त उष्मा, ठीक है ना, या उष्मा भी रहेगा तभी हम लोग ऑप्शंस कर सकते हैं, अगर दोनों रहेगा तब गुप्त उष्मा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के अब बात समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जो हम लोग जला देते हैं, पानी गर्म ही नहीं हुआ, अभी तक 10 मिनट हो गया है, तेल भी अभी तक गर्म नहीं हुआ, अभी पक ही नहीं रहा है, तो भाई इतना देर से जो चूल्हा जला सब फालतू में मेरा गर्मी सब बर्दाश्त कर लिया, मतलब कि खराब हो गया। कभी कभी कढ़ाई में पानी थोड़ा सा रह जाता है और हम सोचते कढ़ाई सूखे हाली सुन तेलवा डालेंगे, नहीं सूखे रहता है, तो क्या करता है, कढ़ाई पहले गर्मी को अपने अंदर में खींच के रखता है और हीट होते रहता है, और जब औकात से ज्यादा हो जाता है तब फिर पन्नियों को सुखाने लगता है, और पन्नियों बेचारा अपने अंदर में नुका नुका के सब गर्मी को रखता है, वो औकात से बाहर होता है तो फिर भाप उड़ जाता है, सूख जाता है खोल करके, जस्ट ये। और सभी वस्तु पर ऐसा ही काम करता है, सभी वस्तु अपने अंदर में ऊर्जा को स्टोर करने का ताकत रखता है। मोबाइल भी हम लोग चलाते तो मोबाइल हीट होते रहता है, अपने अंदर में एनर्जी उतना सोख सकता है, अगर औकात से ज्यादा हीट होता है तो मोबाइल को तो बहुत सारा फटने का किस्सा सुना होगा, फट जाता है, तो ये सब चीजें होता है। और मोबाइल अगर ज्यादा हीट हो जाता है तो कोई भी
मोबाइल में अगर नया नया में फंक्शन दिया है कि हीट होने के बाद काम नहीं करेगा, उसको ठंडा कर दिए, मतलब छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाएगा तब काम करेगा। जस्ट ये चीज काम करता है। तो जस्ट यहाँ पर भी वही है, गुप्त ऊष्मा। दुनिया के हर एक वस्तु में गुप्त ऊष्मा होता है। लकड़ी को भी जलाते हैं तो तुरंत नहीं जलता, पहले वो हीट होता है, उसके बाद फिर वो जलता है बढ़िया से। अगर कभी हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, गोईठा के जमाना में चूल्हा पर गोईठा सरियार सरियार के रख देते थे रतिया में, अभी करते हैं? उसको करने से क्या फायदा? वो हीट रहेगा, उसके अंदर जो पानी था वो सब खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें पहले ही से रखले रहेगा, तो जलाएंगे तो तुरंत जलेगा। माचिस भी अगर नहीं काम करता तो हम लोग उसको रगड़ के पहले हीट करते हैं, और हीट करते हैं मतलब उसके अंदर में जो भी ठंडक है ना उसको मिटा दो, उसके बाद जल्दी जलता है। तो मतलब उसका बंधन को तोड़ दो, हीट हो जाएगा, उसके बाद वो अच्छा से फिर काम करेगा, वो ओरिजिनल वहां से काम स्टार्ट होगा, उससे पहले कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जीवन में भी ये रूल्स लागू होता है कि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, काम धाम नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी अपना अंदर के क्षमता को पहले बढ़ा रहे हैं अभी, और जिस दिन क्षमता पूरा हो जाएगा उस दिन एक कदम आगे बढ़ेंगे और फिर काम हो जाएगा। तो पहले क्षमता को विकास करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है? अपने अंदर के बंधन को तोड़ने का काम। उसके बाद जैसा ही इसका रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद एक्चुअली काम स्टार्ट होता है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं। तो ये बात तो हो गया है। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पर ये भी लिए हैं कि बर्फ का पिघलना, ठीक है ना, बर्फ का पिघलना या पानी को उबलना, क्योंकि ये दो एग्जाम्पल्स काफी है, और इतना सारा तो बोल ही दिए हैं भाई रे, बर्फ तेल कुछ भी ले लो, बाकी सब काम इसी पे करता है, ठीक है। और ये भी प्रसुप्त ऊष्मा भी, दोनों तो सेम ही सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझाया गया है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब इसमें भी वही बात आ रहा है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ये है कि 1 kg ठोस, सपोज दैट इतना सुन तेल डालते हैं कढ़ाई में, धीरे धीरे गलता है, बड़ी में डालते तो और धीरे धीरे गलता है, होता है ना? थोड़ा सा डालते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे गल रहा है, और बड़ी में डाल देते हैं तो बहुत धीरे धीरे एकदम महीन महीन से गलता है, ऐसे होता है। तो क्या हो रहा है सर? तो यहीं पर वही चीज को बताया गया है कि उसके गलने में जो एनर्जी खर्चा हो रहा है वही है प्रसुप्त ऊष्मा। वो अंदर में सूखने का काम कर रहा है, और जब उसका काम हो जाएगा सूखल या अंदर से हीट होने लगेगा, ऑटोमेटिक पूरा गल जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब इसका क्या मतलब है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कण है, नॉर्मली पानी है, और उसी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के अगर कण भी रहता है ना तो उसमें ऊर्जा अधिक होता है, कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगा। और इसके बारे में और बहुत सारा टॉपिक्स है भाई रे, पढ़ने में तो बड़ी मजा आने वाला है, तो वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहीं तक रखिए क्लास को।